एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना कि आपको सबसे पहले कठिन प्रश्नों को देखना है या सबसे पहले आसान प्रश्नों को देखना है। तैयारी करते समय आपके माइंड पे प्रेशर कम होना चाहिए, ना ही सिर्फ तैयारी करते समय, जबकि साथ ही साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, जब आप परीक्षा भवन में होते हैं, तो उस समय भी ये तरीके आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत यूजफुल हैं। कई बार जब मैं पेपर दिया करता था आज से 5 6 7 साल पहले, तो उस दौर पे क्या होता था कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते थे उनको देख के लगता था कि इसमें तो सारे क्वेश्चन 30 के 30 में बना दूंगा, बट मुझे इसके लिए 3 घंटे चाहिए, क्योंकि जो जो कन्वेंशनल मेथड है मुझे वही पता है जो क्लास 10th में पढ़ के आए थे। तो जैसे हम बताते हैं कि छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आपको रिजल्ट नहीं आने देते हैं, अदरवाइज 60-70% लोगों का लेवल करीब करीब सेम होता है, जो परिश्रम करते हैं, वर्क करते हैं, उनका लेवल करीब करीब सेम होता है। हेलो, नमस्कार। पिछले चर्चा में हमने इस बात पे बात की थी कि जब भी हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत तरह के ख्यालात आते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को कहाँ से शुरू करें, किस टॉपिक से सबसे पहले स्टार्ट करें। कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं कि हम पहले मैथ पढ़ना शुरू करें, कि हम सोशल साइंस से शुरू करें। कुछ दिन हम मैथ पढ़ते हैं तो फिर हम सोशल साइंस पे जंप कर जाते हैं, सोशल साइंस से स्टार्ट करते हैं तो फिर हम चले जाते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो इस फिकलनेस को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ऐसे क्या थॉट्स रखने चाहिए, ऐसा क्या प्रोसेस करना चाहिए, उस पर हमारी बात हुई थी पिछली चर्चा में, जिसमें हमें सिद्धार्थ सर ने ये बताया था कि एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना कि आपको सबसे पहले कठिन प्रश्नों को देखना है या सबसे पहले आसान प्रश्नों को देखना है। तैयारी करते समय आपके माइंड पे प्रेशर कम होना चाहिए, ना ही सिर्फ तैयारी करते समय, जबकि साथ ही साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, जब आप परीक्षा भवन में होते हैं, तो उस समय भी ये तरीके आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत यूजफुल हैं कि आप अपने माइंड को जितना भी प्रेशर फ्री रखें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पिछली चर्चा का निचोड़ था वो ये निकल के आ रहा था कि आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को जितना ही प्रेशर उसके ऊपर कम रखेंगे, जितना ही कम दबाव रखेंगे, उतना ही अच्छा आपका माइंड जो है वो वर्क करेगा। वैसे कहा भी जाता है कि प्रेशर में कभी भी कोई भी माइंड वर्क नहीं करता है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के लिए होता है, दिमाग पकाने के लिए नहीं होता है। तो उसी चर्चा को हम आज यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो सर, मेरा प्रश्न ये था, जहाँ पे हमारी पिछली चर्चा समाप्त हुई थी वहीं से मैं उठाना चाहूंगा कि आप बता रहे थे कि परीक्षा भवन में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा एक दो पैटर्न होता है। हम कई बच्चों को हमने देखा भी है या सुना भी है, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसको ओएमआर को रखते हैं, फिर अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ओएमआर को रखते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट को रखना पसंद करते हैं। क्या कोई और तरीका भी है जिस तरीके से प्रश्न पत्र को देखा जाए, समझा जाए और फिर उस तरीके से उस प्रश्न को सॉल्व किया जाए, उस प्रश्न पत्र को हल किया जाए और फिर ओएमआर शीट को रंगा जाए? या क्या एक बेहतरीन पैटर्न है जिससे कि परीक्षा में बैठकर या परीक्षा भवन में अपने दिमाग को शांत करके या परीक्षा देने का तरीका क्या हो सकता है? वो बेहतरीन तरीका क्या है आपके हिसाब से? इसमें इसमें मैं एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन, इस समय की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक ऑनलाइन मोड होता है, एक ऑफलाइन मोड होता है। अब इस चर्चा को हम इस पर भी अगर केंद्रित करें कि हम यहाँ पे चर्चा ऑनलाइन के लिए देखना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार देखने की जगह नहीं होती, जबकि ऑफलाइन पेपर अगर हम दे रहे हैं तो ऑफलाइन पेपर में क्या होता है कि हम पेपर को एक बार में सरसरी निगाह में देख सकते हैं। ऑनलाइन में ये लिमिटेशन है। तो फिर हम ऑनलाइन को लेकर किस तरीके से अपने अप्रोच एग्जामिनेशन को। को आगे बढ़ें और ऑफलाइन में किस तरीके से बढ़ें, क्योंकि अगर हम देखें तो एसएससी और रेलवे के पेपर मेनली इस समय ऑनलाइन बिहेवियर के हैं, जबकि अगर हम बात करें यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की, तो वहां पर ये एग्जाम स्टिल अभी ऑफलाइन मोड पे चल रहे हैं। तो फिर इन दोनों पे भी हम किस तरीके से अप्रोच करें, मेरे ख्याल से सर इस बात को अगर एक डिफाइन एक करके, करेंगे तो बच्चों हाँ, के लिए आसान, हाँ आसान एक रहेगा। एक करके करता हूँ बात। ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में
अंतर तो है ही है, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि ऑफलाइन में कुछ सुविधा है जो ऑनलाइन में नहीं है। दूसरी तरफ ऑनलाइन में भी कुछ ऐसी खासियत है जो ऑफलाइन में नहीं है। तो हमको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे ऑफलाइन में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के बगल में ही हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसी समय टिक मारकर उसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार अगर हमने कोई आंसर दर्ज कर दिया ओएमआर शीट पर, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ। वो परमानेंट हो जाएगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या है कि हम क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं, लेकिन हम आंसर को जितनी बार चाहे चेंज कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दूसरी बात ये कि हम ऑनलाइन के एग्जाम में क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए मार्क कर सकते हैं। तो वहां पर अपना एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं: इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इजी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हम्म। मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और डिफिकल्ट को कोशिश करना है अवॉइड करने का। ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा। अगर कोई हायर लेवल का एग्जाम है जहाँ पर 30-40% ही कटअप रहता है, उसी पर सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन को टच करने की जरूरत नहीं है। कैट वगैरह का एग्जाम हुआ या जेट का एग्जाम हुआ, तो वहाँ पर लेकिन 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसानी से बनाए जा सकते हैं। पूरे पेपर में। लेकिन हाँ, पूरे पेपर में। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो क्वेश्चन है किस जगह पर, ये पता करना हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। हम्म। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद पता नहीं चलना चाहिए कि डिफिकल्ट है या इजी है। अटेम्प्ट करने से पहले ही अगर हमने ऐसा प्रैक्टिस कर लिया है, स्किल डेवलप कर लिया है कि अटेम्प्ट करने से पहले ही हम अगर ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आसान में होगा या डिफिकल्ट है या मॉडरेट है, तो हमारा 60%, 50-60% काम वही खत्म हो जाता है। क्योंकि ये तो जब स्टूडेंट टू भी हम स्टूडेंट प्रैक्टिस, ये वेरी करता है कि कौन सा क्वेश्चन किसके लिए आसान है, हाँ, कौन ये सा हो, तो क्वेश्चन ये हो किसके लिए। सकता है, हो सकता है, ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट पर डिपेंड हम्म। करेगा। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं वो सभी के लिए डिफिकल्ट होते हैं, मैक्सिमम लड़कों के लिए डिफिकल्ट होते हैं। और जो इजी होता है वो सबके लिए करीब करीब इजी ही रहता है। ऐसा नहीं होगा कि 100 में से 60 लड़कों को जो क्वेश्चन इजी लग रहा है हम्म। वो बाकी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप वो जो सबके लिए इजी है वो आसानी से आप टैकल कर पाइए, आपके लिए भी इजी होना चाहिए। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे हम कैटेगराइज कर लिए कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। अब क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि शुरुआत में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए होते हैं किसी भी एग्जाम में, क्वांट हम्म। हो या डीआई हो या रीजनिंग का हो। तो उसमें क्या होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू में ही दिए जाते हैं, एक तरह का साइकोमेट्रिक टेस्ट है। अब सभी क्वेश्चन का मार्क्स बराबर है। अगर जीमेट का एग्जाम नहीं है तब जीमेट का मार्किंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी सारे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस का इक्वल मार्क्स होता है। तो जो सभी क्वेश्चंस का जब इक्वल मार्क्स है, तो हम डिफिकल्ट में उलझ कर समय बर्बाद करें और बाद में आसान क्वेश्चन हमसे छूट जाए, तो ये बड़ी खराब स्थिति होती है। रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो हमको अवॉइड करना है इस चीज को कि हमको उलझना नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन से। और दूसरा, कभी भी क्वेश्चन को प्रेस्टीज इशू का नहीं बनाना है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना है हाँ। कि कि मैंने ये हमने इस पढ़ा पे था टॉपिक। 2 महीना मैंने 2 महीना मेहनत किया है, इस पर जी, हमने तो ये 1000 मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा किया है? है, ये ये हमसे मुझसे क्यों ये नहीं हो। बन मुझसे रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम इसको बना के छोड़ेंगे। जैसे वहां पे बात ये कोई। दिमाग में आती है कि हम इसको बना के छोड़ेंगे, तो क्वेश्चन वही पेपर हो वो गया। खुद दूसरे के लिए नहीं, कहीं का नहीं छोड़ता है वो आपको। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप अगर आप उसको बनाकर सोचते हैं कि नहीं हम इसको बना के ही छोड़ेंगे, तो फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहीं का नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल। तो थोड़ा सा पैटर्न पकड़ना पड़ता है, थोड़ा सा स्किल डेवलप करना पड़ता है कि क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। उसका एक और रीजन भी है आसान से स्टार्ट करने का, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर रहता ही रहता है, हार्ट बीट भी थोड़ा बढ़ा रहता है, नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है।
और ऐसे सिचुएशन में अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ उलझ जाएंगे तो ये हमारी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। हाँ, थोड़ा प्रेशर रहना ही चाहिए। साइकोलॉजी में ये भी बोला गया है कि एक प्रेशर ब्रेन के ऊपर होना चाहिए। प्रेशर अगर ब्रेन के ऊपर होता है तो आदमी का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है, लेकिन ये प्रेशर जब लिमिट के बाहर जाता है तो परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। बिल्कुल। तो हमको क्या करना है कि इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाना है। 10-12 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद ब्रेन अपने फुल पोटेंशियल पर काम करना शुरू करता है। तो उसके बाद हम मॉडरेट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। और ऑनलाइन में तो हमारे पास फैसिलिटी है, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। और जिस क्वेश्चन को हमने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास चला आएगा। बिल्कुल। ऑफलाइन में हमको ऑफलाइन में वो क्वेश्चन खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, लेकिन तो ऑनलाइन एक्स्ट्रा में जैसे एक्स्ट्रा हम उस पर मेहनत है। हाँ, जैसे मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो उस पर क्वेश्चन पर टिक करेंगे तो क्वेश्चन सामने आ जाएगा, फिर उसका अटेम्प्ट करके देखेंगे कि बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। हम्म तो ऑफलाइन में हमको मार्क करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को खोजना पड़ेगा। हम्म और कौन कौन क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है उसके लिए एओएमआर शीट भी हमको देखना पड़ सकता है कि कौन कौन नंबर के क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, कहाँ कहाँ पर हमने मार्क करके रखा ठीक हुआ है। है। हम्म तो क्वेश्चन के डिफिकल्टी के अनुसार हम अटेम्प्ट करेंगे। और बहुत सारा एग्जाम में बाद में इजी क्वेश्चन होता है और हाँ, शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, तो उस डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। को थोड़ा अवॉइड करेंगे, है ना। और उसके बाद तब आप इसके लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खूब सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पड़ेंगे, उसको देखना पड़ेगा क्या। फिर बाद में अपने आप जो टेस्ट दिए हैं उसको एनालाइज कीजिए प्रैक्टिस के दौरान कि कौन क्वेश्चन था जो हम बना सकते थे और छूट गया, किस रीजन से छूट छूट गया। गया। कितने ऐसे क्वेश्चन हुए जो अनसीन रह गए, हम देख ही नहीं पाए समय के अभाव में। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी को बना के और उसको फॉलो करने पर, देखिए एक एग्जांपल है और मेरे पास 2 स्टूडेंट थे, दोनों क्लास फेलो थे। एक इंग्लिश से एमए किया हुआ था, दूसरा मैथ ऑनर्स था, और दोनों बैंकिंग की तैयारी करते थे। और उस समय ऑफलाइन एग्जाम होता था और हमने उन लोगों को स्ट्रेटेजी बना के दिया हुआ था कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है और लास्ट में कितना समय बचा के रखना है एक बार फिर वापस आने के लिए। तो पूरा स्ट्रेटेजी हम बनाकर उन लोगों को देते थे। उसमें हमने रीजनिंग के लिए फर्स्ट राउंड में हम बोले थे कि क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम 2 राउंड देखना है, एक बार तो शुरू से लेकर अंत तक पहुंच जाना है। सारे क्वेश्चन अगर आपने देख भी लिया ना और जो बनने लायक था वो बनाते चले गए तो 70-80% चांस है कि अब आप कंपटीशन में आ जाएंगे। हम्म क्वेश्चन दिखना चाहिए कि अब क्वेश्चन दिखेगा तो इजी क्वेश्चन बनेगा भी, अनसीन कुछ रहेगा नहीं। तो हमने समय दिया था कि फर्स्ट राउंड में रीजनिंग पर 25 मिनट समय आपको देना है। तो अब देखिए दोनों लड़कों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में शुरू में रीजनिंग जब बनाना शुरू किया तो पजल उसका डिफिकल्ट, बैंकिंग का पजल थोड़ा डिफिकल्ट आता था, अभी भी शायद हाँ। डिफिकल्ट ही आता है। तो दोनों लड़कों ने पजल छोड़ दिया, डिफिकल्ट था भी, इलाहाबाद बैंक का एग्जाम था, हर बैंक का एग्जाम उसमें अलग अलग होता था। तो पजल दोनों ने छोड़ दिया। 25 मिनट अलॉटेड था उस सेक्शन के लिए और दोनों ही का लेवल करीब करीब सेम था। दोनों ने 22-23 मिनट में रीजनिंग का वो सेक्शन देख लिया, पजल अटेम्प्ट नहीं किया, उसको सेकंड के लिए छोड़ दिया उन्होंने। जैसे ऑनलाइन में हम उसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, 3 लोगों ने रखा कि उसको हाँ। अटेम्प्ट करेंगे बाद में। उन लड़कों ने उसमें से एक लड़का जो मैथमेटिक्स ऑनर्स का था, उसने सोचा कि 22 मिनट में तो रीजनिंग हो गया, 3 मिनट बचा हुआ है, ये 3 मिनट हम पजल को दे देते हैं। 3 मिनट में अगर ये पजल बनेगा तो हम बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम छोड़ देंगे। और उसका रूममेट जो था, जो इंग्लिश में किया हुआ था, उसने बोला क्या कि नहीं, हम छोड़ ही देते हैं, 3 मिनट और बचेगा मेरे पास, बाद में देखेंगे। वो अगर आगे बढ़ गया, उसने छोड़ दिया, ये उलझ गया पजल के साथ। और फाइनली इसको ये पता चला कि पजल बहुत डिफिकल्ट है, शायद नहीं बनेगा, तब तक 12 मिनट का समय निकल चुका था। 3 मिनट के चक्कर में 12 मिनट का समय चला गया। 12 मिनट का समय निकल गया। और जैसे उसको पता चला कि 12 घड़ी उसने देखा तो 12 मिनट समय निकल गया, तब उसी समय वो समझ गया कि अब मेरा होने वाला नहीं है, नहीं। बहुत नहीं बड़ा है। मिस्टेक हो गया मेरे से। और जिसने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था
वो लास्ट के 4 मिनट में उस पजल को सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसके ब्रेन से उसके सारा ब्रेन के प्रेशर ऊपर से सारा खत्म हो प्रेशर गया हट था। चुका। हाँ, प्रेशर हट चुका था। सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन उसने बना लिए थे। उसने बोला कि अब ये डिफिकल्ट पजल है, चलो 4 मिनट मेरे पास समय बचता है, इसमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट के 4 मिनट में और उसका सॉल्व हो गया, क्योंकि दोनों का ब्रेन बैंक। फ्री हो गया काम से, टास्क हाँ, टास्क कंप्लीट हो गया उसका। तो एक का सिलेक्शन हो गया और दूसरे का भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन 1 साल बाद। जब उसने दूसरे वो का भी गलती वो लेवल सुधारी। गलती था, ना दोहरा के, देखिए दोनों का वो लेवल गलती सेम ना था। दोहरा के। हाँ, दोनों का लेवल सेम था, दूसरे का भी हुआ, लेकिन 1 साल के बाद हुआ, उसको 1 साल और इंतजार करना पड़ा। तो जैसे हम बताते हैं कि छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आपको रिजल्ट नहीं आने देते हैं। अदरवाइज 60-70% लोगों का लेवल करीब करीब सेम होता है, जो परिश्रम करते हैं, वर्क करते हैं, उनका लेवल करीब करीब सेम होता है। तो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन कर रहे हैं तब, ऑफलाइन कर रहे हैं तब, दोनों के लिए इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। ऑनलाइन में है तो उस हिसाब से आपको मार्क करते हुए आगे जाना है। अब पहले तो आप किसी भी सेक्शन पे जा सकते थे, आजकल तो कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो कि जिस सेक्शन में आप हैं हाँ, उसमें जितना टाइम अलॉटेड है उतना समय तक आप उसमें रहना ही पड़ेगा। रहना तो ही वहाँ भी पड़ेगा। हाँ, वहाँ भी ये स्ट्रेटेजी आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन कभी भी अनसीन नहीं रहे, कोशिश ये करें। हाँ, हम्म, ये तरीका लेकिन नीचे के एग्जाम में हो सकता है कि काम नहीं करे। नीचे के एग्जाम कहे का मतलब ये हुआ कि जहां पर सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हाँ, तो वहां पर स्पीड मैटर करता है। तो वहां पर एक्यूरेसी और स्पीड, दोनों। दोनों शुद्धता चाहिए होते और हैं। शीघ्रता, हम्म, दोनों ही आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे जैसे और कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है रेलवे नहीं नहीं, वाला। साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं, साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं। साइकोमेट्रिक टेस्ट हम्म, तो दूसरी चीज हो गई, वो बिल्कुल हम्म, अलग है, रीजनिंग बिल्कुल अलग है। इसमें जैसे बैंक क्लर्क का एग्जाम है, हम्म, बैंक क्लर्क के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। तो वहां पर स्पीड बड़ी मैटर करता है। वहां पर तो लड़कों का 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 80 क्वेश्चन बना के भी सिलेक्शन नहीं होता है कभी कभी, कट ऑफ हम्म, 82, 83, 85 तक चला जाता है। तो वहां पर ये टेक्निक नहीं काम करेगा, वहां पर तो आपको स्पीड ही बढ़ाना पड़ेगा। वहां पर तो बहुत सारे तरीके जैसे क्वांट का है तो मेंटल कैलकुलेशन करना है ना, जितना क्विकली आप ऑप्शन सेलेक्ट कर पाइए। और एमसीक्यू में एक बहुत बड़ा चांस भी होता है। देखिए 4 ऑप्शन का अगर एग्जाम है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25% तो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उस चारों में से एक आंसर हाँ, तो पक्का होगा। पक्का तो होगा। 25% तो आपका सॉल्व किया हुआ है, उस 25 बाकी 75% में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है कि कौन, ये चारों में कौन एक सही है। तो उसमें आप एक इस चांस ले भी सकते हैं ऑप्शन को देख करके। हम्म, लेकिन जो एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ, जैसे बैंक पीओ भी आज के डेट में बैंक पीओ भी एक डिफिकल्ट एग्जाम आने लगा है। उसके बाद आपका एमबीए का एग्जाम हुआ या कैट का एग्जाम हुआ या हम्म, क्लैट का एग्जाम हुआ, इन हाँ, सारे एग्जाम गेट हो में गया। हाँ 50% के आसपास जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 50% पे बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। बहुत बड़ा हाँ, स्कोर है। तो वहां पर आपको थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नीचे के एग्जाम के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक कॉमन स्ट्रेटेजी हर जगह सेट नहीं करेगा। ऑफलाइन दे रहे हैं तब उसका एक अलग बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन दे रहे हैं तो अलग बनाना पड़ेगा, और माइंड को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। माइंड को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एक सवाल जो और मेरे मन में आ रहा है वो ये आता है कि जैसे कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और हम्म, कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। हम्म, तो ऐसे में जब नेगेटिव मार्किंग जहां पर नहीं है, जिन जिन पेपर्स में, वहां पे अटेम्प्ट करने को लेकर कई बार मॉडरेट क्वेश्चंस में हम भिड़ते नहीं हैं। हम बस सोचते हैं कि नेगेटिव नहीं है, इसको मार के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ये प्रेशर हम फील करते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है। तो ऐसे में इन दोनों एग्जामिनेशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? हाँ, वेरी गुड। एक्यूरेसी एक्यूरेसी की हाँ, बात यहाँ बहुत पे आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, दो ही नहीं, 3 तरह का होता है, ये भी सुनिए। हम्म, एक होता है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 4 गलत पर 1 नंबर माइनस होगा, या 3 गलत पर भी कहीं कहीं है। हम्म, और कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जहाँ क्वेश्चन छोड़ने पर भी पेनल्टी कटता है। हाँ, जैसे कि ठीक है, इसमें कुछ कई बार एग्जाम कुछ सीएसआईआर एग्जाम नेट में भी होता है ऐसा कुछ, इसी टाइप का कुछ कुछ है एग्जाम सीएसआईआर नेट में ऐसे भी। हैं कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर अगर 5 क्वेश्चन गलत हुआ
तो आपका 1/4 कटेगा, उससे अलग हुआ तो उससे ज्यादा हुआ तो 1/3 कटेगा या हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो ये सारे जो स्ट्रेटेजी बनाए जाते हैं ये स्टूडेंट के ब्रेन को चेक करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जहाँ निगेटिव नहीं है वहां भी बहुत बड़ा ये है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं और आपका नंबर माइनस हो रहा है तो स्टूडेंट के दिमाग पर एक अननेसेसरी बर्डन आ जाता है कि क्वेश्चन छोड़ने का भी मार्क्स कटेगा, तो इससे अच्छा कि हम अटेम्प्ट ही कर लें। अटेम्प्ट कर ले। तो क्वेश्चन छोड़ने का कटेगा 1/4, अटेम्प्ट करने का हो सकता है हाफ मार्क्स कटे। हाफ मार्क्स कटे। तो किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव आगे मार्किंग कुआं है पीछे खाई। नहीं, नेगेटिव मार्किंग आगे को पीछे खाई की तो बात ही नहीं है। ऐसा हम लोग बात सोच नहीं। लेते हैं, जूम कर लेते हैं, जिसके चलते परेशानी बढ़ जाती है। पहली बात तो ये कि ये कंपटीशन है ना, सबके लिए प्लेग्राउंड सेम है। हम ऐसे पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं जहां पर किसी को कोई खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। नहीं। नहीं है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। मतलब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ बेटर देन अदर्स, हमको इतना ही करना है। दूसरों से हमको थोड़ा आगे रहना है, बहुत ज्यादा आगे की कोशिश भी नहीं करनी है। जैसे दूसरे अगर 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको 11 बना लेना है। तो दूसरों से आगे मतलब एवरेज से ऊपर रहना है हमको। तो जहां पर सबके लिए निगेटिव मार्किंग है वहां पर हमको अपने ब्रेन पर बस वही काम करना है कि जितना हमारा बनने वाला है उसको हम बनाएंगे। अरे कभी कभी तो लड़के ऐसे स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि सुन के हंसी आती। कुछ लड़के हैं कि बोलते हैं कि सर लास्ट का 10 मिनट हम बचा के रखेंगे कि जो जो अनअटेम्प्टेड है सबका एक एक ऑप्शन सबको रंग के कम। चले जाए। हाँ, तुक्का कि मार 4 A कर देंगे, 4 B कर देंगे, भी 4 कर C दे। कर देंगे। अच्छा, ब्रेन को हम पहले ही से मैसेज दे के रखते हैं कि निगेटिव नहीं है, सबको रंगना है। हम्म। ब्रेन को हमको सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ साथ हमको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। हम्म। नेगेटिव नहीं इसलिए सबको रंग देना है। तो मान लीजिए कि हम 10 मिनट जो बचा के रखते हैं और उस 10 मिनट में हम रंग दिए, तो ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि वो 10 मिनट में हम 15-20 क्वेश्चन रंगे, उसमें से 3-4 ही सही हो या नहीं भी हो। और उस 10 मिनट में हम 5 अटेम्प्ट किए और पांचों सही हो जाए। हाँ। तो निगेटिव मतलब ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए अगर बोल दिया जाए कि निगेटिव नहीं, तो ब्रेन रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया तो कहेगा कि अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, एरर करने से कोई फॉल्ट नहीं होगा। फॉल्ट नहीं होगा। एरर करने से फॉल्ट नहीं होगा तो हम बर्डन ब्रेन के ऊपर बर्डन, क्योंकि ब्रेन के ऊपर एक लिमिटेड बर्डन होना चाहिए, तब उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। ये एकदम बर्डन हटा दीजिएगा तब भी तब भी परफॉर्मेंस में हाँ अंतर आ जाएगा। और जरूरत से ज्यादा बर्डन हो गया तभी तो तो ब्रेन भी को हमको दिक्कत हो मैसेज क्या जाएगी। देना है, मैसेज क्या देना है कि हमको अनसीन छोड़ना नहीं है। अब कोशिश करना है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ये भी सही बताया सुधांशु जो बोल रहे थे क्या कि उस चक्कर में हम मॉडरेट को अटेम्प्ट नहीं करते हैं और रंग के आगे बढ़ जाते हैं। हम्म। तो ब्रेन का कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा गिरता है। पता नहीं हम जो रंग रहे हैं सही रंग रहे हैं कि गलत रंग रहे हैं। ये गलत भी रंग। एक प्रेशर आ जाएगा। ये भी हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा ना ब्रेन का। और हम जो रंग रहे हैं 100% श्योर होके बना के रंग रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। स्किप भले कर जाइए, स्किप कर जाइए, बाद में कुछ समय बचेगा तो आके उसको दोबारा बनाइए। हम्म। स्किप कर जाइए, आसान चुनते हुए बनाइए, एक्यूरेसी के साथ बनाते हुए लास्ट तक जाने का कोशिश कीजिए। सारा प्रयास यही होगा कि हमको लास्ट तक पहुंचना है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर एग्जाम का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एक। और एक कोई जनरल रूल हम नहीं बना सकते हैं कि सारे एग्जाम पर अप्लाई कर जाए। अप्लाई कर बैंक जाए। क्लर्क, हाँ, बैंक क्लर्क के लिए हमको अलग बनाना पड़ेगा, एसएससी के लिए अलग बनाना पड़ेगा, बैंक पीओ के लिए, एमबीए के लिए, क्लैट के लिए हमको अलग बनाना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये एक तरह का आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। ये ये नॉलेज आपका का टेस्ट साइकोलॉजी यूपीएससी में टेस्ट। होता है। नॉलेज का टेस्ट यूपीएससी में होता है। इसमें तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांट भी पूछा जाता है तो 10th क्लास के लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम्म। तो आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा। हाँ, जीके वगैरह पूछा जाता है जिसमें नॉलेज का टेस्ट है। बाकी जगह पर तो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में उलझ गए, आपके लिए तो हाँ। बनाया हुआ है एक जाल, नेट, आपके लिए ट्रैप तैयार है क्वेश्चन पेपर के रूप में।
आप उसमें फंसते हैं या बच के निकल जाते हैं, बिल्कुल यही बिल्कुल, ये आप आपको यही डिसाइड करना है। यही आपको आपका डिसाइड मेन करना है। टेस्ट है, यही मेन आपका टेस्ट है, मेन हाँ। टेस्ट है, यही चीज मेन अगर टेस्ट है। समय दे दिया जाए कि 5 घंटे में बनाना है तो सारे लड़के 100% बना के चले आएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, समय का समय ये की मेरा सीमा दी पर्सनल क्यों गई एक्सपीरियंस है? भी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जैसे कई बार जब मैं पेपर दिया करता था आज से 5 6 7 साल पहले, तो उस दौर पे क्या होता था कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते थे, उनको देख के लगता था कि इसमें तो सारे क्वेश्चन 30 के 30 में बना दूंगा, बट मुझे इसके लिए 3 घंटे चाहिए, क्योंकि हाँ। जो जो कन्वेंशनल मेथड है मुझे वही पता है जो क्लास 10th में पढ़ के आए थे। अच्छा, एक लेकिन बात वहां और पे सॉल्व करना है उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है हमको वहां पे, तो वो स्पीड के लिए एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग मेथड होता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। हाँ, एकदम। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंजीनियर्स के साथ होता है। हमारे पास बहुत हाँ। सारे इंजीनियर्स हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर आए, और उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वांट सेक्शन में ही या डीआई सेक्शन में ही उनको प्रॉब्लम हो हम जाता है। बस सबसे ज्यादा। मेरी मेरी समझ में शुरुआत में ये बात नहीं आती थी, समझ कि असल में तब होता क्या है, इंजीनियर है, शुरू से साइंस पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, तो लेकिन लड़के, जब एक लड़के ने मुझे बताया कि सर सब बन जाएगा, समय नहीं बचता है, सब बन जाएगा, समय नहीं बचता है। जब हमने उसे बनाने के लिए दिया एक क्वेश्चन, तो जब बनाना शुरू किया तब हमको समझ में आया कि अरे ये तो पूरा एक एक स्टेप लिख के बनाने वाला चीज है, हम्म। जबकि आपको कंपटीशन में एक साथ 3 स्टेप 4 स्टेप जंप करके बनाना सीखना है, जिसको लोग और शॉर्टकट बोलते हैं। हाँ, शॉर्टकट बोलते हैं। और बात वही है, जैसे जब मैं एसएससी का पेपर दिया था पहली बार, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछता है ना कि एक पाइप है जिससे हम एक बाल्टी भर रहे हैं, उसमें एक टैप लगाए हैं, इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। तो अब मैं उसको क्लास 8th के लेवल पे, जो चूंकि इसलिए वाला मेथड होता था, हम उससे सॉल्व कर रहे थे, तो हाँ। हमको 10 मिनट लग गया। आंसर तो आ गया, लेकिन हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर पाए थे वहां पे। तो ये हाँ, मेरा उसके पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता है। नहीं, उसके लिए अच्छा, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी बहुत टेक्निक होता है, क्वेश्चन बनाना बहुत इजी काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। हाँ, ऑप्शन वहां पर दिया हुआ रहता है, कुछ तो क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑप्शन से ही बनेगा, हाँ हाँ ऑप्शन को यूज बिल्कुल करके ही बना सकते हैं। क्वांट में तो बिल्कुल। खासतौर से ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑप्शन यूज करिए तो 1 मिनट में बनेगा, और नहीं तो हम्म। सपोज लेट लेके ले, सपोज एक्स इज द कॉस्ट प्राइस, वहां से स्टार्ट किए बनाना तो पता चला 5 7 मिनट निकल गया। 500 में बनेगा। तो हाँ तो इसलिए थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, और उस तरह से तैयारी आदमी करे, वो चीज सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। और जितना ज्यादा उसका प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे उस टेक्निक को, तो आपका स्पीड आ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट रहता है इंजीनियर लोग के पास, या जो भी साइंस पढ़ा स्टूडेंट है उसके पास कंसेप्ट तो रहता ही रहता है, उसको नया चीज कुछ नहीं सीखना है। बस सीखना यही है कि 4 स्टेप 5 स्टेप आगे का हम कैसे निकालें। कैसे निकालूं। हाँ, अच्छा, दूसरा चीज, बिल्कुल। आंसर को एग्जैक्टली निकालने की भी जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है कॉन्ट सेक्शन में, क्योंकि हम्म। हमारा जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि 80 85 80.893 84.893 ऐसे करके दिया हुआ है, तो अगर एक 80 पॉइंट समथिंग है, 84 पॉइंट समथिंग है, 88 पॉइंट समथिंग है, तो मेरा जैसे 84 आया तो पॉइंट के बाद हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हमको एक्यूरेट आंसर वहां निकालना पड़ेगा जहां पर ऑप्शंस के बीच में बहुत क्लोज बहुत गैप हम्म। हो, क्लोज, बहुत क्लोज क्लोज। गैप हो। तो हमको वहां पर एक्यूरेसी निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हाँ डिफरेंस है तब तो करने की जरूरत ही नहीं है, तब तो एकदम तुरंत क्योंकि ऑप्शन भी देखते रहना, क्वेश्चन बनाते रहना है। बिल्कुल। तो एक एक कम्युलेटिव फॉर्म में आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपको आपके अपने मेथड और उसके साथ ऑप्शंस के साथ कैसे वो इंटीग्रेट कर रहा है, इन दोनों को साथ लेके अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा वहां पर हाँ सॉल्यूशन जो हाँ। है वो सही से आएगा। तो तो अगर एग्जाम्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करूं मैं अभी के लिए, कि जैसे एक वो पार्ट की जहां पर हमें एक्यूरेसी के साथ साथ नंबर्स की जरूरत पड़ती है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे होने ही चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने ही चाहिए। और एक वो एग्जाम जहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां पे हमें एक्यूरेसी के साथ नंबर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि सही कितना हो उसके लिए ध्यान देना है। तो इन दोनों ही मेथड पर आपसे मैं टेक होम मैसेज चाहूंगा कि अगर इन दोनों मेथड के लिए, जैसे आपने अभी कहा कि माइंड को ये मैसेज देना है कि हमें सही और एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है, सही और ये अटेम्प्ट करना है। उसी तरह से इन दोनों एग्जाम्स को अगर अलग अलग कैटेगराइज कर दें, तो दोनों एग्जाम्स के लिए टेक होम मैसेज क्या होना चाहिए स्टूडेंट के पास, कि ये थंब रूल हमारा है इस एग्जाम के लिए, और ये थंब रूल है हमारा इस दूसरे एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंगली मुझे अपना स्ट्रेटजी प्लान करना है, स्ट्रेटजी अपनी तैयार कर करनी रहे है। हैं।
जिस एग्जाम में स्पीड मैटर करता है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उस एग्जाम के लिए तो सबसे आसान, सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करें। लेकिन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस ये नहीं कि एक दिन में 6-7 टेस्ट दे। एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 टेस्ट दे। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि टेस्ट का टाइमिंग वही रखे, कम से कम एक टेस्ट का, जो जिस टाइम पर उसको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देना है। बिल्कुल, जैसे ये बहुत सारे बहुत लड़के रात बहुत को बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। रात को 11 बजे टेस्ट देने बैठ गए, रात को 11 बजे से 1 बजे तक टेस्ट दे रहे हैं, तो कभी शाम को 4 से 6 बजे टेस्ट दे रहे हैं। तो कम से कम 1 या 2 टेस्ट उस टाइम पर दें जिस टाइम पर अच्छा आजकल इंटरनेट ऑनलाइन पर मेथड। ये सुविधा भी अवेलेबल है कि कब हाँ। कब टाइमिंग दिया हुआ है, और एडमिट कार्ड आ जाता है तो पता भी चल जाता है कि मेरा एग्जाम का टाइम क्या है। तो उस टाइम पे तो डेली एक टेस्ट कम से कम दे, या जब तक एक टाइम अपना पता नहीं चलता है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे अपने समय को टेस्ट देने का कि जब वो ये रहे एक अंदाजा तो एग्जाम होता का। ही है, एक हाँ विंडो हाँ तो हाँ रहता ही, कि 9 अंदाजा बजे से। रहता है हाँ कि इस टाइम पे बिल्कुल। मेरा एग्जाम हो सकता है, या तो नहीं, पहले हाफ में नॉर्मली होगा या दूसरे नॉर्मली हाफ में होगा। नॉर्मली नॉर्मली दो ही टाइम है या 3 टाइम कर लेते हैं। पहला पेपर जो है वो 9 से 12 का एक स्लॉट होता हाँ है, हाँ दूसरा हाँ स्लॉट जो होता है वो 1 से 4 का होता है, और तीसरा मैक्स टू मैक्स 4 से 7 का होगा। बस इसके बस। ऊपर का नहीं होता है। तो तो अगर हम जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो इसी को हाफ में बांट ले। नॉर्मली क्या हाँ करते हैं हाँ बच्चे हाँ की रात में 9 बजे के बाद दे रहे हैं टेस्ट। हाँ हाँ। तो नहीं, रात को 9 बजे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टाइम पर जरूर रखे। जरूर रखें, जरूर मतलब रखें। हाँ एक टेस्ट इस टाइमिंग पे जरूर क्लैश हाँ। करना, हिट करना और चाहिए। चाहिए। और दूसरा चीज कि सेक्शनल टेस्ट अगर वो दे रहा है, हम्म। सेक्शनल टेस्ट दे रहा है तो फिर कभी भी दे। अच्छा। सेक्शनल टेस्ट तो कभी भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट तो दे रहा है अपना कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, स्पीड को देखने हाँ, के लिए, चेक करने के लिए। बट लेकिन फुल जब लेंथ जब पूरा भी टेस्ट पेपर दे, साथ दे। फुल लेंथ जब टेस्ट दे तब वो एक टाइमिंग पर दे, उसका ध्यान रखे। और दूसरा, टेस्ट देने के बाद अपने एरर को जरूर चेक करे कि किस वजह से आंसर गलत हुआ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आंसर को जरूर चेक करे और उस रीजन को पकड़े कि ये क्वेश्चन मेरा किस रीजन से गलत हुआ, क्या पहली सोच के बात। और मैंने ये दूसरी अटेम्प्ट बात, किया था कि गलत हुआ था। गलत हुआ, मैंने कहाँ एरर किया, तब जाके वो ब्रेन अपने एरर को सुधारेगा, अदरवाइज वो एरर बार बार होगा। हम्म। दूसरा, दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन उसने स्किप किया है, ये सोच करके कि डिफिकल्ट होगा, उसको देखे जरूर। हो सकता है कि वो अटेम्प्ट करे तो पता चले कि डिफिकल्ट हमको लगा लेकिन था ये जी। जी हाँ, बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि उसका स्किल डेवलप करेगा डिफिकल्ट जी को आइडेंटिफाई करने में। और तीसरा, बिल्कुल। अगर डिफिकल्ट भी है तो हो सकता है कि उसमें कोई ट्रिक हो या टेक्निक हो जो आसानी से बनाया जा सके, जो उसके पास हम्म। जानकारी नहीं है। तो अनअटेम्प्टेड भी देखे, और जो एरर हुआ उसको पहले देखे, उसके बाद अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को देखे कि ये अगर हम डिफिकल्ट समझ के छोड़े हैं तो डिफिकल्ट जेन्युइनली है, या या नहीं। हम मुझे लगा कि डिफिकल्ट है। एक बार तब मेरा तब पर्सनल उसका एक्सपीरियंस भी इसमें एक ऐसा है। गेट का पेपर दे रहा था, 2012 का आई थिंक पेपर था, आईआईटी दिल्ली ने पेपर बनाया हुआ था। तो ऐसे में उसमें एक क्वेश्चन था जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ था। बस बेसिक वो क्वेश्चन बहुत टफ था अपने आप में, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उसी से मैं डिराइव करके वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया। हम्म तो कई बार क्या होता है कि हमें बेसिक आइडिया पता है, क्वेश्चन उस बेसिक आइडिया पर बेस है लेकिन टफ है, लेकिन अगर उस हम्म, बेसिक आइडिया पे चलेंगे तो हमारे लिए सोल्यूशन वहां पे मिल जाता है। ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, कंसेप्ट है तो बन जाता है, कभी कभी आसानी से बन जाता है। आसानी से बन तो जाता है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन पकड़ में आएंगे तो वो समझ में आने वो लगेगा। सिलेक्शन देते हैं, और वो सिलेक्शन देते हाँ। हैं। हम्म। तो तो ये इस तरीके से वो तैयारी करे तो फिर वो धीरे धीरे उसका, अच्छा, हर टेस्ट में उसका इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको चेक करे। बिल्कुल। पहला बार टेस्ट दिया, आउट ऑफ 100 30 मार्क्स आया, कोई टेंशन नहीं। दूसरा, उसका 30 के बाद 35 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 36 हो रहा है कि नहीं, 40, मतलब डे परफॉर्मेंस बाय इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है डे बाय डे, वो अपना चेक करे। सेल्फ एवेल्यूएशन जरूरी है। हाँ, तो सेल्फ एवल्यूशन एकदम जरूरी है। समय की सीमा फिर से हम लोग को आगे बढ़ने से रोक रही है।
तो इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और अगली चर्चा मैं फिर से यहीं से उठाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि वो एग्जाम्स जहां पर निगेटिव मार्किंग होती है और जहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसकी तैयारी के लिए हमारा टेक होम मैसेज या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इस चर्चा को मैं वहां से अगले भाग में कंटिन्यू करूंगा और साथ ही मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होऊंगा कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तैयारी, जैसे इंग्लिश की तैयारी अगर करनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, या मैथ्स की तैयारी करनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उस चीजों को हम लोग आगे अपनी इस चर्चा में इंक्लूड करेंगे। फिर से मेरा हमारे दर्शकों से, हाँ रीजनिंग छोड़ बिल्कुल, दिए। नहीं नहीं बिल्कुल हाँ, रीजनिंग छोड़ बिल्कुल दिए। रहेगा, बिल्कुल है वो जो भी सेक्शंस है। और रीजनिंग फिर से मेरा अपने दर्शकों से ये आग्रह है कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उस सवाल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपने एग्जाम के बारे में सोचिए और अपनी सोच को हमारे साथ शेयर करिए। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।